दोस्तों अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में। साथियों, पिछले क्लास में हमने मध्यकाल में झारखंड को देखने का प्रयास किया था। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने पिछले क्लास में दिया था, लेकिन उससे पहले पूर्व मध्यकाल में झारखंड को देखा था। आज से मध्यकालीन इतिहास अर्थात झारखंड के संदर्भ में प्रारंभ करेंगे, और प्रारंभ जो होगा वो सल्तनत काल में झारखंड को देखने का प्रयास करेंगे। सल्तनत काल अर्थात दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। तो उन सल्तनत काल में 5 राजवंश होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल्स बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में झारखंड। सल्तनत कालीन दिल्ली सल्तनत में झारखंड को देखने का प्रयास करेंगे कि ये दिल्ली सल्तनत में झारखंड, क्या दिल्ली सल्तनत के शासकों का झारखंड से कोई लगाव था? क्या झारखंड पर कोई हस्तक्षेप किया था? झारखंड में कोई हस्तक्षेप किया था दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा? उन तमाम बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए। उन 5 राजवंश को हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश को हम लोग देखने का बात प्रयास करेंगे। गुलाम वंश, गुलाम वंश, इसी को हम लोग पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि इसी गुलाम वंश को हम लोग इलवरी वंश के नाम से भी जानते हैं, मामलुक वंश के भी नाम से जानते हैं। ये पिछले क्लास की वीडियो में मैंने बताया था। यहां सिर्फ हम गुलाम वंश को लिख करके हम यहां बात आगे करेंगे। अब गुलाम वंश जो अगर देखा जाए तो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है, कहीं ना कहीं हम लोग देखे थे कि इस गुलाम वंश में हम लोग देखेंगे कि इस गुलाम वंश में शासन कर रहा था गुलाम वंश का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का टाइम पीरियड है। अब इसी गुलाम वंश में हम लोग देखेंगे कि झारखंड के संदर्भ में एक हम लोग देखते हैं कि जब गुलाम वंश का सत्ता चल रहा था, जब गुलाम वंश की स्थापना हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसी समय झारखंड में नागवंशी शासक 3 नागवंशी शासक हुए। वह 3 नागवंशी जो शासक हुए उनमें से प्रमुख जो था, पहला हरिकर्ण। कौन था? हरिकर्ण। हरिकर्ण पिछले क्लास में मैंने देख चुका था, केवल रिवीजन थोड़ा सा हम करा दे रहे हैं। हरिकर्ण। उसके बाद दूसरा हरिकर्ण के बाद हम लोग देखे थे शिवकर्ण के बारे में जानने का प्रयास किया था। शिवकर्ण। और एक आपका नागवंशी शासक हुआ बेनुकर्ण। बेनुकर्ण। कहीं कहीं हरिकर्ण राय लिखते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। हरिकर्ण राय लिखा जाता है, कहीं शिवकर्ण राय मिलेगा, बेनुकर्ण राय मिलेगा। आप उसे कंफ्यूज ना हो, उसी को हम लोग हरिकर्ण बोलते हैं, शिवकर्ण बोलते हैं, वेणुकर्ण के नाम से भी जानते हैं। अब ये 3 नागवंशी शासक हुए। इन तीनों नागवंशी शासक हम लोग देखें तो बेनुकर्ण का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस जो है 1277 से लेकर के 1299 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। 1277 से लेकर के 1299 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। अब इसका ही हम क्यों लिखे देख रहे हैं। और वहीं हरिकर्ण की बात करें तो 1206 से 1234 ईस्वी हरिकर्ण, 1206 से 1234 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है, शासन काल है। तो इन हरिकर्ण और बेनुकर्ण के बारे में हम लोग समझेंगे। दूसरी बात यहां हम लोग समझेंगे, पहला सवाल यहां बनता है कि जिस वक्त दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, जिस वक्त गुलाम वंश का शासन चल रहा था, उसमें झारखंड के कौन कौन सा नागवंशी राजा शासन कर रहे थे? तो आप ये तीनों का नाम आपके जुबान पर होना चाहिए, हरिकर्ण, शिवकर्ण और वेणुकर्ण। आप देख पा रहे हैं कि 1299 तक शासन कर रहा है, इसका मतलब गुलाम वंश भी 90 तक ही इंड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों शासक गुलाम वंश के समकालीन शासन कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं इसी गुलाम वंश में सबसे बड़ी बात हम लोग देखेंगे कि जब ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है, तो
ऐबक का सेनापति, इसका संस्थापक कौन था? ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक थे। कौन थे? ऐबक। अब ऐबक का एक सेनापति था। कौन? ऐबक का एक सेनापति हुआ करता था, इसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। मैं एक बात बता दूं, बख्तियार खिलजी गोरी का भी ये सेनापति रह चुके हैं, ऐबक और बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी का सेनापति ये दोनों थे, ऐबक और बख्तियार खिलजी। लेकिन आगे चल करके देख रहे हैं कि ऐबक का भी सेनापति बख्तियार खिलजी के रूप में काम किए थे। तो बख्तियार खिलजी 1206 ईस्वी में झारखंड होते हुए बंगाल के नदिया पर, मतलब अभी आधुनिक समय बंगाल कहते हैं, नदिया पर आक्रमण किया था। कब? बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में नदिया पर आक्रमण किया। नदिया पर, ठीक है। नदिया मतलब आधुनिक बंगाल, इसको अभी क्या बोलते हैं? आधुनिक बंगाल। क्लियर है आप लोग? अभी जो बंगाल बोलते हैं उस वक्त नदिया। बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में नदिया पर क्या किया? नदिया पर आक्रमण किया। नदिया पर आक्रमण झारखंड से होते हुए किया था। नदिया पर जो आक्रमण इन्होंने किया था झारखंड के रास्ते से होते हुए किया था। नदिया पर आक्रमण झारखंड के रास्ते से होते हुए किया था। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो बख्तियार खिलजी थी झारखंड से होते हुए नदिया गए थे और नदिया पर आक्रमण किए थे। लेकिन एक बात है कि उस वक्त नदिया पर जो चल रहा था उस वक्त सेन वंश का शासन चल रहा था, और सेन वंश का उस वक्त शासक जो था वह लक्ष्मण सेन था। कौन था? लक्ष्मण सेन। ये यहां इसी समय क्या था? सेन वंश का शासन चल रहा था। सेनवंशी शासक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया थी। लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया थी, ठीक है। तो इस समय बात हम कर रहे थे कि जिस वक्त 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नदिया पर आक्रमण किया था, उस वक्त बंगाल में नदिया में जो शासन कर रहा था वह लक्ष्मण सेन शासन कर रहा था, क्योंकि लक्ष्मण सेन की राजधानी हुआ करती थी उस वक्त। तो इसे आप याद रखेंगे, लक्ष्मण सेन की राजधानी हुआ करती थी। अब जैसे धीरे धीरे अब क्या होता है कि ये नदिया जब गए तो नदिया जाने के क्रम में बनारस पिठोरिया का मार्ग का अनुसरण किया था। ये जब जा रहे थे बंगाल नदिया, तो ये जो नदिया गए थे बनारस पिठोरिया का मार्ग, नदिया में आक्रमण के लिए नदिया में आक्रमण के लिए वेस्ट मतलब नदिया मतलब आधुनिक बंगाल, क्लियर है? आधुनिक बंगाल आक्रमण के लिए बनारस यूपी में बनारस पिठोरिया का मार्ग, पिठोरिया मार्ग का अनुसरण किया था, ठीक है। तो बनारस पिठोरिया का मार्ग अनुसरण किया था। जब बख्तियार खिलजी बंगाल नदिया में जीतते हैं, जब बंगाल को जीत जाते हैं, तो उसी वक्त क्या होता है कि बंगाल विजय में झारखंड के जनजातियों को, मतलब क्योंकि झारखंड में बहुत सारी जनजातियां हैं, अभी वर्तमान समय में 32 जनजातियां अवेलेबल है, मौजूद हैं, उस वक्त भी हुआ करती थी। लेकिन बात समय था कि उस वक्त की जनजातियां क्या हुआ थी, जंगल साफ करने एवं तीरंदाजी के लिए शाही लश्कर ले जाया करते थे, अनुसरण किया गया था। अब इसी को आगे क्रम हम थोड़ा सा लिखते हैं, इसी को बंगाल विजय के समय, इसी के आगे बंगाल विजय में झारखंड के जनजातियों को जंगल साफ करने, झारखंड के जनजातियों को जंगल साफ करने एवं तीरंदाजी
झारखंड के जनजातियों को जंगल साफ करने, जंगल साफ करने एवं तीरंदाजी के लिए शाही लश्कर में शामिल किया गया था। शाही लश्कर में शामिल किया गया था। ठीक है, मतलब जिस वक्त बंगाल विजय चल रहा था, बंगाल जब विजय हुआ तो झारखंड से जनजातियों को ले जाया गया, तीरंदाजी के लिए ले जाया गया और जंगल साफ करने के लिए भी ले जाया गया। लेकिन एक बात है कि इस वक्त गुलाम वंश के शासकों द्वारा झारखंड में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, झारखंड पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया। इसी वक्त शासन चल रहा था गुलाम वंश में, आप देखेंगे इल्तुतमिश और बलबन का। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, कैमूर, इस तरह बहुत सारे शासक हैं। लेकिन झारखंड में जिस वक्त अब ये इनका जो महत्वपूर्ण एक शासक हम देखें इसी में गुलाम वंश में, तो दो महत्वपूर्ण शासक, एक तो हम बात करेंगे कौन, एक बात करेंगे हम लोग इल्तुतमिश और दूसरा बात करेंगे हम लोग बलबन की बात करेंगे, बलबन। अब ये जो इल्तुतमिश का जो शासन काल था 1211 से 1236, यहां टाइम हम इसलिए बता रहे हैं, आप इसे जरूर याद रखेंगे, 1211 से 1236 ईस्वी तक। और इसका जो टाइम पीरियड था 1266 से 1287 ईस्वी तक, 1287 ईस्वी तक, ठीक है, 66 से लेकर के 87 ईस्वी तक। अब इल्तुतमिश बलबन के समय में झारखंड पर कोई असर नहीं हुआ। कोई असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस वक्त जब इल्तुतमिश शासन कर रहा था उस वक्त झारखंड में एक नागवंशी शासक बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा हुआ करता था, जिसके कारण इन लोगों द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उतना आसान नहीं हुआ। तो यहां बात कर रहे थे कि समकालीन नागवंशी शासक किस वक्त था। इस वक्त समकालीन नागवंशी शासक कौन था? ये आपका शिवकर्ण था। उस वक्त समकालीन जो था हरिकर्ण था। समकालीन शासक समकालीन नागवंशी शासक हरिकर्ण था। कौन? हरिकर्ण, ठीक है। जब ये इल्तुतमिश का समकालीन जो नागवंशी शासक था वो हरिकर्ण था, जो कि क्या था, बहुत ही शक्तिशाली था, जिसके कारण इन दोनों का कोई भी प्रभाव झारखंड पर नहीं पड़ा। कुल मिलाकर के झारखंड से संपर्क अभी तक दिल्ली सल्तनत का कोई वार्ता लगाव नहीं था। केवल एक बात तो था, केवल रास्ता अनुसरण किया था, लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया था। आगे देखते हैं। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत पहली बार जब संपर्क में आता है वह खिलजी वंश के समय में आता है। दिल्ली सल्तनत संपर्क झारखंड के संपर्क में खिलजी वंश के समय में आता है। इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो एनसीईआरटी किताब में लिखा गया है, ठीक है, जो कि खिलजी वंश के समय में ही दिल्ली सल्तनत का क्या था, हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ था, संपर्क प्रारंभ हुआ था। तो आइए शुरुआत करते हैं खिलजी वंश। तो कुल मिलाकर के यदि इसका रिजल्ट देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का झारखंड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। यहां हम लिख देते हैं दैट इज, मतलब अर्थात दिल्ली सल्तनत का कोई प्रभाव झारखंड पर नहीं पड़ा। कोई प्रभाव झारखंड पर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा भाई? इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि नागवंशी शासक बहुत ही प्रभावशाली था और शक्तिशाली झारखंड का राजा हुआ करता था। उस राजा का नाम था हरिकर्ण। कौन था? हरिकर्ण। इसलिए झारखंड पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा।
आगे देखते हैं, यहां तक समझ गए? साफ साफ दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आप देख पा रहे हैं। बस इससे केवल इतना इतिहास है, इसको याद रखना जरूरी है। आपसे सवाल पूछा जाए कि बख्तियार खिलजी ने कौन सा रास्ता अनुसरण किया था, बख्तियार खिलजी ने कहां आक्रमण किया था, उस वक्त झारखंड में कौन सा राजा हुआ करता था, बस यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसको ध्यान में रखें, जेपीएससी के दृष्टिकोण से ये पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आपके जेपीएससी में अगर थोड़ा सा लेवल हाई किया जाएगा, अगर हाई करेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि हरिकर्ण के समय में दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा था। तो दिल्ली सल्तनत का हरिकर्ण के समय में आप देख पा रहे होंगे कि इल्तुतमिश शासन कर रहा है, क्योंकि 1211 से 1236 इल्तुतमिश का समकालीन शासक इसका शासनकाल है, और 1206 से लेकर के 1234 ईस्वी में भी इल्तुतमिश का है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का भी यहां आ जाता है 1206 से लेकर के, ठीक है। अब यहां जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार से हम गुलाम वंश, इतना हम लोग जानते हैं, गुलाम वंश के बारे में इतनी बातचीत हम लोग करते हैं। अब आते हैं खिलजी वंश के बारे में, आगे आते हैं, इसे मिटा दें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में, एक एक वंश के बारे में बड़ी शानदार तरीके से देखेंगे कि अब खिलजी वंश के समय में पहली बार दिल्ली सल्तनत झारखंड के संपर्क में आया, ठीक है। एक बात यहां खिलजी वंश। अब जो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, खिलजी वंश की बात करेंगे, खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश का जो 1290 से 1320, 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। अब इस खिलजी वंश के समय में एक नागवंशी शासक महत्वपूर्ण था। अब इस एक नागवंशी शासक कौन था, यहां पहले देखते हैं। एक बात यहां देखते हैं कि खिलजी वंश के समय में यहां लिख देते हैं, खिलजी वंश के समय में, वंश के समय में ही दिल्ली सल्तनत झारखंड के संपर्क में आया, झारखंड के संपर्क में आया। पहले तो संपर्क यहां आप देख पा रहे हो कि ऐबक के समकालीन था। ऐबक के समय में केवल क्या हुआ था, केवल ले जाया गया था, रास्ता का अनुसरण किया गया था, लेकिन उसने हस्तक्षेप करने का प्रयास झारखंड में नहीं किया, ठीक है। हस्तक्षेप करने का मतलब यह हुआ कि अपना शासन चलाने का प्रयास नहीं किया, झारखंड शासन करना नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि उस वक्त एक मजबूत शासक हरिकर्ण मौजूद था झारखंड में। तो खिलजी वंश के समय में ही दिल्ली सल्तनत झारखंड के संपर्क में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, इसे आप याद रखेंगे। खिलजी वंश के समय में दिल्ली सल्तनत झारखंड के संपर्क में आया। अब हम लोग बात करते हैं इसी खिलजी वंश के समय में, ठीक है, इसी खिलजी वंश के समय में झारखंड में एक नागवंशी शासक बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस व्यक्ति का नाम था फेनुकर्ण। कौन था? फेनुकर्ण। इसका नाम था फेनुकर्ण। सब नागवंशी है, फेनुकर्ण, ठीक है। ये उस वक्त, जिस वक्त खिलजी वंश प्रारंभ हुआ था, खिलजी वंश जब ये फेनुकर्ण का यदि हम शासन काल देखें, फेनुकर्ण का अगर हम लोग टाइम पीरियड देखें, तो इसी खिलजी वंश के शासन के दौरान ही इसका 1300 से 1360 ईस्वी, 1300 से 1360 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा। तो कुल मिलाकर के आप देख पा रहे हैं कि 1290 से 1320 था, और फेनुकर्ण का टाइम पीरियड 1360 माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। तो खिलजी वंश के समय फेनुकर्ण साहब थे। अब हम लोग देखेंगे कि इस वक्त खिलजी वंश के समय में देखेंगे कि संस्थापक जो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी साहब थे, इनके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी साहब। और इसी में क्या हुआ था, उसी में क्या हुआ था कि हम लोग जो है, उसी में क्या हुआ था कि इसी वंश के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, महत्वपूर्ण शासक था।
कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, महत्वपूर्ण शासक था। इससे पहले के जो शासक थे हस्तक्षेप करना प्रारंभ नहीं किया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में आप देखेंगे कि ये एक शासक बहुत ही महत्वपूर्ण था, अलाउद्दीन खिलजी। अब इस अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम देखें, इस अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था छज्जू मलिक। क्या नाम था? छज्जू मलिक। 1310 ईस्वी में नागवंशी राजा से कर देने के लिए बाध्य किया था। इसका एक सेनापति था, सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति छज्जू मलिक। छज्जू मलिक क्या किया था कि 1310 ईस्वी में, हम यहां लिख दे रहे हैं 1310 ईस्वी में, 1310 ईस्वी में नागवंशियों से कर वसूलता था, कर देने के लिए बाध्य किया। नागवंशियों से कर देने के लिए बाध्य किया, ठीक है, बाध्य किया। अब क्या था कि 1310 में छज्जू मलिक, याद रखिएगा, इस छज्जू मलिक सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। लेकिन एक बात और है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक और सेनापति था, उस सेनापति जो थे उसका नाम था मलिक छज्जू। क्या नाम था? ये था छज्जू मलिक था, और एक जो था मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। झारखंड के रास्ता से ही होकर के एक दूसरा सेनापति जो हुआ, दूसरा सेनापति, एक और सेनापति था मलिक काफूर। मलिक काफूर, क्या नाम था? मलिक काफूर। ये झारखंड के रास्ते से होते हुए दक्षिण भारत का विजय किया था, दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला था। सेनापति मलिक काफूर क्या कौन थे? सेनापति मलिक काफूर जो थे अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति थे, लेकिन ये जो दक्षिण भारत निकले थे झारखंड के रास्ते से होते हुए। कहा? सेनापति मलिक काफूर झारखंड के रास्ते होते हुए, झारखंड के रास्ते से दक्षिण भारत अर्थात तेलंगाना, कौन? तेलंगाना के लिए विजय के लिए निकले, तेलंगाना विजय के लिए निकले थे। तेलंगाना, झारखंड के रास्ते से दक्षिण भारत के लिए का विजय के लिए निकले थे, विजय के लिए निकले थे। यहां तक आप क्लियर है? सेनापति जो था मलिक काफूर था, और मलिक काफूर जो थे झारखंड के रास्ते से होते हुए ही दक्षिण भारत अर्थात तेलंगाना पर विजय करना चाह रहे थे, उसी विजय के लिए निकले थे, तेलंगाना को विजय करने के लिए। तो एक बात यहां सेनापति मलिक काफूर, इसे याद रखेंगे, और दूसरा छज्जू मलिक अलाउद्दीन खिलजी के समय में याद रखेंगे। और सबसे बड़ी बात बेनुकर्ण, बेनुकर्ण जो थे इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐसा इतिहासकारों ने कहते हैं, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता बेनुकर्ण ने स्वीकार कर ली थी। बेनुकर्ण ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था कौन? बेनुकर्ण। ऐसा इतिहासकारों ने माना है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में जो बातचीत होती है ये 3 बिंदुओं पर होती है। पहली बिंदु कि छज्जू मलिक 1310 ईस्वी में नागवंशियों को कर देने के लिए बाध्य किए थे, एकदम मतलब हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। पहली बार हस्तक्षेप इन्होंने खिलजी वंश में दिल्ली सल्तनत के लोगों ने किया था। लेकिन उतनी बात उस वक्त गुलाम वंश के समय में हस्तक्षेप उतने नहीं किया गया था, केवल वह रास्ता का अनुसरण किया था और कहां चल गया था? नदिया पर आक्रमण करने के लिए गया था, लेकिन वह कोई ताल्लुक झारखंड से नहीं रखते थे। लेकिन जब ये खिलजी वंश की स्थापना होती है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आता है, तो वहां ऐसा करने का प्रयास करते हैं,
हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं और छज्जू मलिक साहब जबरदस्ती झारखंड के नागवंशियों द्वारा कर वसूला जाता है। क्लियर है यहां तक? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग इतना बातचीत हम लोग करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब हम लोग देखें अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से इसका लगभग इसका शासनकाल है। हम लोग देखेंगे एक बात है कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे बहुत ही क्या थे, साम्राज्यवादी व्यक्ति थे। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही साम्राज्यवादी नीति अपनाते थे और अपना साम्राज्य का विस्तार करते थे। इसी क्रम में साम्राज्य विस्तार करते थे तो इसी क्रम में छज्जू मलिक साहब ने भी इसी प्रकार से झारखंड के रास्ते से होते हुए दक्षिण भारत को अपना करने का प्रयास किया था, विजय करने का प्रयास किया था। इसलिए आप याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी साहब जो थे वो क्या थे, एक साम्राज्यवादी व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से केवल अलाउद्दीन खिलजी हो गया। अब हम लोग केवल अलाउद्दीन खिलजी, अब खिलजी वंश के बाद हम लोग देखते हैं खिलजी वंश में एक ही शासक जिसकी मतलब बहुत ज्यादा चर्चा झारखंड में होती, जिसका हस्तक्षेप जिन्होंने किया था, बाकी बात खिलजी वंश के शासकों का कोई प्रभाव नहीं था जितना प्रभाव कि अलाउद्दीन खिलजी का था। अब हम लोग बात करते हैं खिलजी वंश के बाद हम लोग देखेंगे तुगलक वंश। पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद हम लोग देखते हैं तुगलक वंश के बारे में। आइए अब हम तुगलक वंश के बारे में जानते हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा मात्र 3 बिंदु है, 3 बिंदु याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई परेशानी नहीं। फेनुकर्ण झारखंड में, सेनापति छज्जू मलिक 1310 ईस्वी में नागवंशियों द्वारा कर लिया जा रहा था। मलिक काफूर झारखंड के रास्ते से होते हुए दक्षिण भारत पर विजय करने की लालसा रखे थे और बेनुकर ने अधीनता स्वीकार कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी का। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, तुगलक वंश के बारे में, इसे हम साफ करते हैं। तुगलक वंश को हम देखते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग एक यहां देखेंगे तुगलक वंश 1320 से 1414 हम लोग देखे थे, 1290 से 1320, अब 1320 से 1414 ईस्वी हम लोग देखेंगे तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। ठीक है, अब इस तुगलक वंश के समय में हम लोग देखेंगे कि इस तुगलक वंश के समय में झारखंड में 2 नागवंशी शासक शासन कर रहे थे। एक था टिहली कर्ण, कौन था? एक था टिहली कर्ण, ठीक है, और दूसरा जो था एक दूसरा शिवदास कर्ण, कौन था? शिवदास कर्ण, शिवदास कर्ण। क्लियर है? एक आपका कौन था? टिहली कर्ण, 1361 से 1398, 1361 से 1398 इसका टाइम पीरियड बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। जबकि शिवदास कर्ण का जो टाइम पीरियड 1399 से 1427, कहां तक? 1399 से 1427 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। अब हम बात कर रहे हैं कि जब तुगलक वंश का सत्ता था तो उस वक्त झारखंड में 2 शासक शासन कर रहे थे, टिहली कर्ण और शिवदास कर्ण। आप देख रहे होंगे। अब हम लोग यह तुगलक वंश में सबसे ज्यादा जो हम लोग बात करते हैं, इसके संस्थापक जो थे तुगलक वंश के, गयासुद्दीन तुगलक साहब थे। कौन थे? यहां हम एक थोड़ा थोड़ा संस्थापक हम बताते जा रहे हैं। संस्थापक जो थे, संस्थापक, क्योंकि भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। गयासुद्दीन, यहां केवल रिलेट करने का, कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। गयासुद्दीन तुगलक मतलब तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। इनका जो शासन काल था 1320 से लेकर के 1325 के आसपास इनका माना जाता है। ठीक है, 1320 से 25 के आसपास। अब हम लोग देखते हैं कि इस तुगलक वंश में कौन कौन किन शासकों का झारखंड से संबंध था। तो यहां जो पहला शासक यहां देखेंगे वह देखेंगे मोहम्मद MBT का, मोहम्मद बिन तुगलक का।
मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम समझेंगे। यहां पहला शासक हम इसके बाद देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का, MBT। MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद बिन तुगलक बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं, हम MBT लिख दे रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक आप लिख लेंगे। अब मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर के 1351 तक रहते। 1325 से 1351 आप समझिएगा इसका, 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक इनका शासन काल था। अब इस कालखंड में मोहम्मद बिन तुगलक का जो सबसे पहला इनका काम था, एक पहला इनका काम, एक सेनापति थे मलिक बयां। कौन थे? इन्हीं का एक सेनापति था मलिक बयां। इनका सेनापति मलिक बयां। कौन थे? मलिक बयां, जो हजारीबाग का एक क्षेत्र था चाई चंपा। कौन था? चाई चंपा पर आक्रमण कर दिया। सेनापति मलिक बयां हजारीबाग क्षेत्र के चाई चंपा पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। सेनापति मलिक बयां हजारीबाग के चाई चंपा, हजारीबाग के चाई चंपा पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, आक्रमण कर दिया। मलिक बयां को याद रखेंगे आप, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो था सेनापति, उस व्यक्ति का क्या नाम था? मलिक बयां था। और मलिक बयां ने ही हजारीबाग के चाई चंपा तक आक्रमण कर दिया था। लेकिन एक जो है संथाली स्रोत इस बात का उल्लेख करता है कि संथाली स्रोत इस बात का उल्लेख करता है कि ये जो 1340 ईस्वी में इब्राहिम अली के नेतृत्व में यह आक्रमण किया गया था। 1340 ईस्वी में इब्राहिम अली के नेतृत्व में यह आक्रमण किया गया था। यह संथाली स्रोत के अनुसार हमें पता चलता है। लेकिन यह बट संथाली स्रोत के अनुसार, संथाली स्रोत के अनुसार क्या कहता है कि 1340 ईस्वी में यह आक्रमण 1340 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया था? तो आप देखेंगे कि किनके द्वारा किया गया था, तो मलिक इब्राहिम अली के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? इब्राहिम अली के नेतृत्व में। यह आक्रमण 1340 ईस्वी में इब्राहिम अली के नेतृत्व में किया गया था। इब्राहिम अली के नेतृत्व में किया गया, ठीक है, किया गया था। मतलब चाई चंपा पर जो आक्रमण किया गया था मलिक बयां द्वारा, ऐसा कहा गया इतिहासकारों के द्वारा। लेकिन एक संथाली स्रोत से पता चलता है कि नहीं, यह आक्रमण जो हुआ था वो 1340 ईस्वी में इब्राहिम अली के द्वारा किया गया था। ये इस वक्त क्या हुआ था, जब इब्राहिम अली के नेतृत्व में आक्रमण किया गया था, तो संथाल सरदारों को हरा करके क्या किया था कि संथाली सरदारों को हरा करके एक बीघा किले पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। यहां क्या किया कि संथाली सरदारों को हराकर, संथाली सरदारों को हराकर बीघा किला पर आक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया। बीघा के किले पर कब्जा कर लिया, ठीक है, कब्जा कर लिया या अधिकार कर लिया। तो ये जो बात हम लोग देख रहे हैं, तो 1340 ईस्वी में इब्राहिम नेतृत्व में किया गया था और इब्राहिम अली ने क्या किया कि बीघा के किले पर कब्जा कर लिया था संथाली सरदारों को हरा करके, ऐसा संथाली स्रोत कहता है। संथाली स्रोत में ऐसा जानकारी हमें मिलता है।
तो एमबीटी का हम लोग यहां देखें। उसके बाद जो अगला एक शासक आता है मोहम्मद बिन तुगलक का, इतना काम झारखंड से संबंधित था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद एक शासक है फिरोज शाह तुगलक, यहां लिख देते हैं, यहां से हम लिखते हैं फिरोज शाह तुगलक, FST। इस फिरोज शाह तुगलक जो था, यहां देखेंगे फिरोज शाह तुगलक का जो 1351 से 1358 के आसपास में, 1351 से 1388, 1351 से 1388 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। आप इसे समझेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अब फिरोज शाह तुगलक के समय में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस काम हुआ था, क्या कि नागवंशियों, फिरोज शाह तुगलक वर्सेस शमसुद्दीन इलियास शाह के बीच में एक युद्ध हुआ था। शमसुद्दीन, एक युद्ध क्या हुआ था, किसके, फिरोज शाह तुगलक, एक युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में, एक हुआ था आपका फिरोज शाह तुगलक, एक युद्ध हुआ किसके किसके बीच में, फिरोज शाह तुगलक वर्सेस, फिरोज शाह तुगलक वर्सेस, ये जो था फिरोज शाह तुगलक वर्सेस शमसुद्दीन इलियास शाह, शमसुद्दीन इलियास शाह जो बंगाल का शासक, शमसुद्दीन इलियास शाह, शमसुद्दीन इलियास शाह जो बंगाल का शासक था उस वक्त, बंगाल का ये शासक था उस वक्त, कौन था, ये बंगाल का शासक था, बंगाल का शासक हुआ करता था, जो कि शमसुद्दीन इलियास शाह जो थे सतगावा को कब्जा कर लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था। ये शमसुद्दीन इलियास सतगावा पर अधिकार कर लिया था, सतगावा पर अधिकार कर लिया। इस सतगावा पर क्या कर लिया, शमसुद्दीन इलियास शाह अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इस सतगावा को क्या कर लिया, जीत कर अपनी राजधानी घोषित कर दिया। फिरोज शाह तुगलक जो लड़े थे इन दोनों के लिए, सतगावा के लिए लड़े थे, सतगावा को फिरोज शाह तुगलक जीत जाते हैं। अब फिरोज शाह तुगलक जब सतगावा को, सतगावा जीत कर राजधानी घोषित करते हैं, राजधानी बनाते हैं, जीत कर राजधानी बनाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि फिरोज शाह तुगलक वर्सेस शमसुद्दीन इलियास शाह, एक युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था सतगावा को लेकर के। सतगावा अभी अभी फिलहाल देखिएगा कि सतगावा जो है कोडरमा में पाया जाएगा, लेकिन किताबों में हजारीबाग क्षेत्र सतगावा लिखता है, लेकिन कोडरमा भी हजारीबाग के ही हजारीबाग में शामिल था। इसीलिए अभी वर्तमान में सतगावा जो देखिएगा कि शमसुद्दीन इलियास शाह का उस वक्त क्या हुआ था, कब्जा हुआ करता था। तो इसी समय फिरोज शाह तुगलक ने इस पर युद्ध करके इस सतगावा को जीत लेता है और सतगावा को अपनी राजधानी घोषित कर लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोडरमा, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, फिरोज शाह तुगलक झारखंड से संबंधित था, झारखंड में हस्तक्षेप तो किया था इन्होंने। तो इस प्रकार से हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानने का प्रयास किया। एक जो सबसे बड़ी बात, शिवदास कर्ण ने एक मंदिर बनाई थी, शिवदास कर्ण ने हापा मुनि मंदिर 1401 में, इसी के शासनकाल में 1401 में, 1401 ईस्वी में शिवदास कर्ण ने हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराया था, हापा मुनि मंदिर, हापा मुनि मंदिर। ये हापा मुनि मंदिर कहां है, तो आप देखेंगे घाघरा में सॉरी घाघरा में, और ये घाघरा आप देखेंगे कहां है, तो गुमला में। कहां पे, गुमला। कुल मिलाकर के देखेंगे कि 1401 ईस्वी में शिवदास कर्ण, क्योंकि आप देख रहे हैं शिवदास कर्ण का जो टाइम पीरियड है 1399 से 1427, और यह 1351 से 1388 तक है, 1351 से 1388, ठीक है, 1351 से 1388। तो कहीं ना कहीं अब देखेंगे कि इसी के, एक मिनट हम देख रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है 1351 से 1388, और हम शिवदास कर्ण की बात कर रहे हैं तो 1399 से 1427 के टाइम पीरियड है।
तो 1401 ईस्वी में सिद्धार्थ कर्ण ने हापा मुनि मंदिर का निर्माण किया था, 1401 ईस्वी में। ठीक है, तो 1401 ईस्वी, यहां शिवदास कर्ण को हम लेकर के यहाँ फिरोज शाह तुगलक का जो हम बात कर रहे हैं, ये टाइम पीरियड फिरोज शाह तुगलक का जो बात कर रहे हैं 1351 से 1388, ये कहीं ना कहीं ये लगता है यहाँ पे। अच्छा एक सेकेंड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम देखेंगे, आगे इसका टाइम पीरियड हम कंफर्म करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शिवदास कर्ण का इतिहासकारों ने 1399 माना है, जबकि 1351 से लेकर के 1388 माना है। तो यहाँ 1401 ईस्वी सिद्धार्थ कर्ण ने ही हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो खैर हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसको क्लियर करेंगे, इसको हम थोड़ा सा यहाँ हम इसे फिरोज शाह तुगलक का हम टाइम पीरियड को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको सर्च करके। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे कि यहां पर आप केवल यहां याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक और शमसुद्दीन इलियास शाह दोनों में युद्ध होता है सतगांव को लेकर। दूसरी बात 1401 ईस्वी सिद्धार्थ कर्ण ने हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराता है। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक भाई हजारीबाग चाहे चंपा पर आक्रमण करता है और संथाली सरदारों से बीघा के किले को जीत लेता है। अब हम लोग यहां देख रहे हैं कि तुगलक वंश में दो महत्वपूर्ण शासक था, एमबीटी और फिरोज शाह तुगलक। आपको घबराने की चिंता नहीं है, यहाँ क्या फिरोज शाह तुगलक उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, लेकिन ये सिद्धार्थ कर्ण का कालखंड को भी देखेंगे और फिरोज शाह तुगलक, ये दोनों को मर्ज करके हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा इसे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बुक में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती ही है। अब हम बात करते हैं कि तुगलक वंश के बाद एक अब आता है सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। ठीक है, इसे मिटाते हैं। अब सैयद वंश जो है, सैयद वंश का कोई प्रभाव झारखंड पर नहीं पड़ा। सैयद वंश के शासकों ने हस्तक्षेप नहीं किया, इस वंश के शासकों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। सैयद वंश, सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश जो था अब 1414 से 1400 कहां तक, 51 तक, 1414 से 1451 तक। तो कहीं ना कहीं 1451 तक हम लोग देख रहे हैं। अब यहां एक बहुत बड़ी बात कि इस वक्त जो था झारखंड में जो नागवंशी शासक था, एक नागवंशी शासक जो था आपका बहुत ही था, उस व्यक्ति का नाम था उदय कर्ण। ये उदय कर्ण 1428 से 1457, 1428 से 1457 ईस्वी इनका शासनकाल माना जाता है। सैयद वंश के समय में झारखंड में नागवंशी राजा शासन कर रहा था उदय कर्ण, लेकिन इस वंश के शासकों द्वारा कोई हस्तक्षेप झारखंड में नहीं किया गया, कोई हस्तक्षेप नहीं। हम यहां लिख दे रहे हैं कोई हस्तक्षेप नहीं, इस वंश के शासकों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई हस्तक्षेप झारखंड में नहीं, झारखंड में नहीं। बस इतना याद रखना ये। उसके बाद सैयद वंश के बाद एक जो आता है वह है लोधी वंश, और आखिरी वंश है लोधी वंश। 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक यहां इनका शासनकाल रहता है। लेकिन जब लोधी वंश का शासनकाल पूरा हिंदुस्तान में चल रहा था, उस वक्त झारखंड में 5 महत्वपूर्ण राजा हुए। 5 महत्वपूर्ण राजा नागवंशी राजा थे। वो पांचों के पांचों कौन थे, तो नागवंशी थे। हम लोग देखें, पहला जो नागवंशी राजा था, पहला जो नागवंशी पृथ्वी कर्ण था। कौन था, पृथ्वी कर्ण। एक बात हम बता दें, बार बार हम कर्ण बोल रहे हैं, कहीं कहीं पुस्तकों में पृथ्वी कर्ण राय दिया जाता है, पृथ्वी कर्ण राय, वही पृथ्वी कर्ण राय को ही हम लोग पृथ्वी कर्ण के नाम से लिखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। 1458 से लेकर के इसका टाइम पीरियड अगर देखें
1458 से लेकर के 1483 ईस्वी तक शासन कर रहा था। तो ये जो है उसके बाद पृथ्वीकर्ण के बाद प्रतापकर्ण, ठीक है, प्रतापकर्ण 1484 से लेकर के 1492 ईस्वी तक शासन काल है इसका, ठीक है। उसके बाद प्रतापकर्ण के बाद छत्रकर्ण 1493 से लेकर के यहां 1493 से लेकर 1515 ईस्वी तक, 1515 ईस्वी तक शासन काल है इसका। छत्रकर्ण के बाद विराट कर्ण, कौन था? विराट कर्ण। इस विराट कर्ण का 1516 से लेकर के 1522 ईस्वी तक शासन काल है। और आखिरी पांचवा जो इस झारखंड में चल रहा था उस व्यक्ति का नाम था सिंधु कर्ण। क्या नाम था? सिंधु कर्ण। तो इस वक्त 1523 ईस्वी से लेकर के 1535 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। तो हम देख रहे हैं कि लोधी वंश जिसमें चल रहा था उस वक्त आप देखेंगे कि झारखंड में महत्वपूर्ण 5 शासक हुए थे, जिसमें नागवंशी शासक, सारे के सारे नागवंशी शासक का हम अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे होंगे। अब लोधी वंश के समय में सबसे बड़ी बात कि लोधी वंश में शासक हुए बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे। उसके बाद सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी 3 महत्वपूर्ण शासक बहलोल ये लोधी वंश के शासक थे। लेकिन लोधी वंश के शासकों का कोई झारखंड पर हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन लोधी वंश के समकालीन वंश, लोधी वंश के समकालीन वंश, लोधी वंश के समकालीन वंश चल रहा था गजपति वंश। समकालीन वंश क्या था? गजपति वंश। और इस गजपति वंश कहां है? तो उड़ीसा में, उड़ीसा। तो गजपति वंश शासन कर रहा था। और इसी गजपति वंश के शासक कौन थे? कपिलेंद्र गजपति। इस वंश के संस्थापक कौन थे? कपिलेंद्र गजपति संस्थापक थे। कपिलेंद्र गजपति। क्लियर है? तो कपिलेंद्र गजपति जो थे, इस गजपति साहब ने क्या किए कि उस वक्त नागवंशियों राजा के बहुत बड़े क्षेत्र को जीत लिए थे। लेकिन संथाल परगना और हजारीबाग को छोड़कर कपिलेंद्र गजपति जो थे, ये संथाल परगना प्लस हजारीबाग छोड़कर नागवंशी राजा जो थे, नागवंशी राजा के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। नागवंशी राजा के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया या जीत लिया। ठीक है, तो कब्जा कर लिया, एक बात यहां हो गया। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं यहां पे इसी के समय लोधी वंश के समय में ही एक शासक थे, उस वक्त था आदिल शाह द्वितीय। यहां एक व्यक्ति और था आदिल शाह द्वितीय, इसी जब वंश आदिल शाह द्वितीय। इसी आदिल शाह द्वितीय को बोलते हैं आदिल खान द्वितीय। क्या बोलते हैं? आदिल खान द्वितीय। इसी व्यक्ति का नाम आदिल खान द्वितीय बोलते हैं। तो ये जो थे आदिल शाह द्वितीय और आदिल खान, ये खान प्रदेश, खान देश का अत्यंत शक्तिशाली राजा थे। खान देश आप देखेंगे महाराष्ट्र की ओर, ठीक है, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के खान प्रदेश उधर कहते हैं। तो उस इलाका में देखेंगे कि उस वक्त बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत शासक था। इन्होंने ही क्या किया था? एक सैन्य दल को झारखंड भेजा था। सैन्य दल झारखंड भेजा, इसीलिए झारखंडी
सुल्तान के नाम से जाना जाता है, इसीलिए झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। झारखंडी सुल्तान, झारखंडी सुल्तान का मतलब क्या? झारखंडी सुल्तान का मतलब जंगल का राजा। झारखंडी सुल्तान का मतलब क्या? जंगल का राजा। झारखंडी सुल्तान सेनेटर झारखंड भेजा था, इसलिए झारखंडी सुल्तान कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है, तो झारखंडी सुल्तान का मतलब जंगल का राजा। कौन हुए? तो आदिल शाह द्वितीय और आदिल खान द्वितीय। तो इस प्रकार से हम लोग देखे, हम यहाँ लोधी वंश के सारे शासकों का हम नाम नहीं लिखे, लेकिन एक बात यहाँ थोड़ा सा जानकारी हम देते हैं कि एक था आपका बहलोल लोधी, बहलोल लोधी जो संस्थापक थे। उसके बाद बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, और एक आपका था इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। ये 3 शासक हुए। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण शासक। लेकिन एक बात है कि जब छत्रकर्ण का शासन काल था 1493 से 1515 ईस्वी में, तो एक जगह था कोराम्बे। जब छत्रकर्ण का शासक था, इस छत्रकर्ण का शासक था, तो एक जगह का नाम था कोराम्बे। कोराम्बे, तो कोराम्बे में युद्ध हुआ। कोराम्बे में युद्ध हो रहा था रक्सेल और नागवंशियों के बीच में। रक्सेल और नागवंशियों के बीच में, नागवंशियों के बीच में एक युद्ध हुआ। कहां पे? कोराम्बे में। तो कोराम्बे में रक्सेल और नागवंशियों का एक भीषण युद्ध लड़ा गया था। इसीलिए इस कोराम्बे को हम लोग कह देते हैं, इसीलिए इस कोराम्बे को हम लोग कह देते हैं झारखंड का हल्दी घाटी। झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। इस कोराम्बे को क्या कहा जाता है? झारखंड का हल्दी घाटी। तो कोराम्बे में हुआ था युद्ध, एक भयंकर युद्ध रक्सेल और नागवंशियों के बीच में। उस वक्त शासन कर रहा था छत्रकर्ण के समय में, आप देखेंगे। तो उसी वक्त क्या हुआ था, इसी को बोलते हैं झारखंड का हल्दी घाटी। लेकिन एक बात यहां और है कि चैतन्य महाप्रभु साहब, चैतन्य महाप्रभु जो थे कृष्ण के उपासक थे। तो ऐसा माना जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु मथुरा जा रहे थे तो कहां निवास किए थे? कोराम्बे में। इस कोराम्बे में चैतन्य महाप्रभु निवास किए थे। निवास किए थे कब? मथुरा जाने वक्त। कब? मथुरा जाने वक्त। चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाने समय निवास किए थे। कहां पे? कोराम्बे में। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो कृष्ण के उपासक थे और ये जाकर के रुके थे कोराम्बे में। अर्थात इसको देखेंगे 16वीं सदी में, 15वीं 16वीं सदी में इनका चैतन्य महाप्रभु कोराम्बे में रुके थे, जो झारखंड से संबंधित है। इस प्रकार से हम लोग दिल्ली सल्तनत का जितनी भी बातें थी उन तमाम बातों का जिक्र किया, उन तमाम बातों को हम लोग देखने का प्रयास किया। लेकिन एक बात यहां सिकंदर लोधी के संबंध में हम देखें, ये सिकंदर लोधी के समय में 1494 ईस्वी में ही सिकंदर लोधी जब शासन कर रहा था तो 1494 ईस्वी में एक जौनपुर का शासक हुआ था हुसैन शाह सरकी। तो हुसैन शाह सरकी जो थे साहेबगंज भाग गए थे। कहां पे? साहेबगंज में जाके शरण ली थी हुसैन शाह सरकी इस सिकंदर लोधी के समय। ठीक है, सिकंदर लोधी के